हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो अशोक के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो इसमें शुंग और कण्व राजवंश के बारे में है कि ये जो थे वो ब्राह्मण साम्राज्य का जो है संस्थापकों में से एक थे। तो पुष्यमित्र शुंगा, इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली और ब्राह्मण जाति का ये थे। ठीक है। शुंग वासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देखिए, अश्वमेध यज्ञ करना उस समय में किसी शक्तिशाली राजा होने का प्रमाण होता था। यानी कि जो राजा के पास शक्ति होता था वो राजा अपनी शक्ति को प्रूफ करने के लिए एक घोड़ा को छोड़ दिया करता था। ठीक है। अब वो जो घोड़ा होता था वो जहाँ तक वो घोड़ा ट्रैवल कर रहा है वहाँ तक उसका साम्राज्य है। यानी कि अगर किसी ने उसके घोड़े को रोका तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घोड़े के रोकने के बाद जिसने उस घोड़े को रोका उसने उस राजा को चुनौती दिया। तो इस तरीके से अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं रोका और जहाँ तक वो घोड़ा दौड़ के चला गया तो उतना दूर तक उस राजा का टेरिटरी कहलाता था। वो जगह जो है उस राजा का हो जाता था। तो ये चीज़ होता था अश्वमेध यज्ञ। और जो पुष्यमित्र शुंगा जो थे, इनका अश्वमेध यज्ञ जो है पतंजलि ने करवाया था। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। मगधी गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। अब देखिए कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, शुंग वंश का, देखिए कोई भी साम्राज्य जब शुरू होता है तो एक समय के बाद हम देखते हैं कि वो साम्राज्य जो है फिर वो ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से ख़त्म होता है? जब उसके प्रशासनिक चीज़ों में जो है गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसी कुरीतियाँ उसमें आ जाती है, ऐसी कमियाँ उसमें पैदा हो जाती है कि जिसके वजह से जो है उसकी जगह ऐसा योग्य और फिर कोई ऐसा जो उससे बेहतर हो वो उस जगह को ले लेता है। ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि भरूच स्तूप का निर्माण इसमें जो है जानकारी दिया गया था। और फिर वासुदेव कण्व ने इनको जो है देवभूति, जो पुष्यमित्र शुंग का जो लास्ट शासक था, उसको मारकर गद्दी पे जो है कब्जा कर लेता है। तो कण्व वंश का अंतिम राजा जो हुआ था वो था सुशर्मा। देखिए ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है आपको 1 लाइनर ही इम्पॉर्टेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और जिस तरीके से आपका परीक्षा में एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, रेलवे, ये जितने भी टीचर का ही एग्ज़ाम हो, ये सब में आपको जो है एक जनरल 1 लाइनर जो है आपको ये चीज़ें जो है आपके परीक्षा को आसान बना देता है। ठीक है। सातवाहन राजवंश, देखिए हमने देखा सुशर्मा जो था वो कण्व वंश का जो है वो लास्ट राजा था। ठीक है। सातवाहन राजवंश, तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। अब सातवाहन वंश का स्थापना करने वाला जो था वो था सिमुक। ठीक है। तो इससे सातवाहन वंश का जो है स्थापना हो जाता है। तो अपनी राजधानी जो है इसने प्रतिष्ठान में रखा। ठीक है। ये आज आंध्र प्रदेश है, गोदावरी नदी के किनारे यह स्थापित था। और जो था ये प्रतिष्ठान ये औरंगाबाद जिला में ये पड़ता है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो थे वो सिमुक थे, सतकर्णी थे, गौतमी पुत्र थे और वशिष्ठ पुत्र थे, पुल्लमी थे, यक्षश्री और सतकर्णी, ये लोग जो थे इनके शासक थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। यानी कि राजसूय यज्ञ होता है कि जब राज्याभिषेक किया जाता है तो वो राजसूय यज्ञ होता है। तो सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय, हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणादय ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। देखिए सातवाहन शासकों के समय जो साहित्यकार जो थे हाल और गुणादय, तो हाल और गुणादय ने एक जो है उस समय के साहित्य की रचना की थी, एक पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक की जो है रचना जो की थी इसका नाम था गाथा सप्तशती। यानी कि इस शासक के बारे में पूरी डिटेल्स जो है ये हाल और गुणादय के द्वारा लिखा गया था।
सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था। यानी कि चांदी के, तांबे के, सीसा और पोटीन और कांसे, ये सभी के मुद्राओं का प्रचलन करने वाला सातवाहन शासक ही था। सातवाहन अपना सिक्का डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाते थे। यानी कि इससे पता चलता है कि सातवाहन शासक का जो है वो ट्रेड बहुत ज़्यादा था और ये बाहरी देशों के साथ भी जो है ट्रेड करते थे। रोमन साम्राज्य से भी ट्रेड सातवाहन शासकों का था, जिससे कि जो है सीसा मंगवाया जाता था। ठीक है। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही किया था। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है ईसा पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। यानी कि चूँकि ये ब्राह्मण शासक थे, तो ब्राह्मण शासक होने के नाते ये जो है बहुत सारे दान पुण्य किया करते थे। और यज्ञ में जो है उल्लेख है नानाघाट अभिलेख में, इसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण को एक गांव पूरा जो है दान में दे दिया गया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी, ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, यानी कि माताओं का जो है ज़्यादा जो है बोलबाला था, वर्चस्व था। बेटे का नाम जो है माता के सरनेम पे रखा जाता था। तो मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास जो है जानकारी मिलती है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये माताओं के नाम पर जो है राजाओं के नाम है। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतात्मक था, ठीक, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी जो है होता था पुत्र। यानी कि माताओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, पुत्र का नाम माताओं के नाम से जोड़कर। लेकिन जो सत्ता होता था, जो शासन जिसके हाथ में होता था, वो पुत्र के ही हाथ में होता था। तो नहीं कह सकते हैं पूरी तौर से कि सातवाहन शासक जो है वो पूरी तरीके से जो है मात्र तंत्रात्मक थे, लेकिन वो सम्मान में जो है अपने नाम से अपनी माता के नाम को ही जोड़ते थे। जबकि इनका विचार भी बिल्कुल सेम वैसा ही था, पितृतत्वात्मक था, क्योंकि उत्तराधिकार के जो मालिक होते थे वो पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक क्या होता है? गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता है, ठीक है, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते हैं। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कारले का चैत्य, ये जो है अजंता का एलोरा गुफा, अमरावती का कला विकास। तो ये सब जो है इनका आर्ट्स में इन्होंने जो है योगदान दिया। सतकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी का, मतलब दक्षिण भारत के जितने भी जो है सर्वोच्च शासक में जो है इस नाम जो है इनका गुण जो है प्रसारित हो चुका था, जिसके वजह से दक्षिणापंथ का स्वामी के नाम से जो है जाना जाता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य का जो है कह लें कि शासन किया। चेदी राजवंश, तो चेदी राजवंश ये था कलिंग में, ठीक है, कलिंग वही कलिंग जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था, जिसके बाद जो है बहुत बड़ी त्रासदी होने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इससे मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का मानने वाला था। जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ में गुफा का निर्माण भी कराया था। अब देखिए भारत के यवन राज्य ये आक्रमणकारी थे, भारत में आके आक्रमण किए और भारत की सत्ता पर काबू करके फिर यहाँ पे ही जो है अपनी शासन प्रणाली जो है बना लिए और यहीं के होके रह गए। तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो है विदेशियों का काल अनुक्रम देखिए इस तरीके से है। सबसे पहले जो शासन किए, भारत पर आक्रमण किए, वो था हिंद यूनानी, और इसमें जो थे शक, पहलव और कुषाण, ये विदेशी थे जो कि भारत के मिट्टी में मिलके भारतीय बन गए थे, लेकिन थे विदेशी। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल, वही सेल्यूकस है जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, और सिकंदर के भारत जाने के बाद सेल्यूकस को अपने साम्राज्य देकर, भारत के टेरिटरी को देकर सिकंदर वापस चला जाता है। और वही सेल्यूकस निकोटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है और फिर कंधार, हेरात, ये सब जो है टेरिटरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकोटर दे देता है, फिर अपनी बेटी की भी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं, ठीक है। तो उसी सेल्यूकस निकोटर की यहाँ पे बात हो रही है जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था।
तो विशाल साम्राज्य, इसके उत्तराधिकारी जो थे एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि सेल्यूकस निकोटर का जो भी बचा खोचा साम्राज्य था इसको बनाए रखा था किसने? एंटियोकस प्रथम ने। एंटियोकस II के शासनकाल में विद्रोह हुआ और प्रांत कई स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस II, थुडीडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूकिट्राइडस, एंटिएलेग्निस, तो ये सब लोग जो है उसी टेरिटरी पर लगातार अपनी सत्ता सुदृढ़ किए हुए हैं, जिसको छोड़कर सिकंदर सेल्यूकस निकोटर को के ऊपर गया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार किया था। इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो था वो था मिनांडर। ये मिनांडर बाद में ये बौद्ध हो गया था। 165 से 145 ईसा पूर्व का ये था और इसकी राजधानी जो बनाई थी साकल, और जो आज के समय में जो नाम है इसका आधुनिक जो नाम है सियालकोट है। मिनांडर ने नागसेन जो था वो बौद्ध धर्म का दीक्षा ली, यानी कि मिनांडर को बौद्ध धर्म के बारे में जो है शिक्षा देने वाला जो था वो नागसेन था, जो हमारे यहाँ किताबों में नागा अर्जुन है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी किसको? मिनांडर को। मिनांडर के प्रश्न थे, मतलब जो सवाल थे धर्म को लेकर, जीवन को लेकर, तो वो सवाल का जवाब नागसेन ने दिया। ठीक है। और एक पुस्तक के रूप में इसको संग्रहित किया गया है, जिसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मिलिंद प्रश्न, यानी कि मिनांडर के सवाल और फिर नागा अर्जुन के जवाब। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के, यानी कि इन्होंने जिन सिक्कों को जारी किया उन सिक्कों पर अपने राजाओं के नाम भी अंकित करवाए थे। इसकी वजह से हमें ये जानकारी है कि कौन से राजा ने कौन से सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने का सिक्का जारी किया था। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, हेलिनेस्टिक आर्ट जिसको कहा जाता है। भारत में गंधार कला का जो है इसका उत्तम उदाहरण है, इसी ने करवाया था इसको फेमस। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला का विकास योगदान किया, और यूनानियों की देन थी कि इसके लिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरे बाहरी आक्रमणकारी थे वो शक थे। यूनानियों के बाद शकों की 5 शाखाएँ थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तक्षशिला, फिर तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने दक्कन में यानी कि दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम जो राजा था वो था मो। ठीक है। ये चीनी थे शायद। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, चारागाह की खोज में भारत आए थे और फिर भारत की परिस्थिति को देखकर यहीं पर जो है यहाँ पर अपना डेरा जमा लिए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शक बड़े बर्बर थे, लेकिन बर्बर शकों को भी जो है एक राजा थे भारत के, इन्होंने जो है उनको हरा दिया था।